अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे माइक टायसन के हवाले से। माइक टायसन के हवाले से आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी उनकी फ़ाइट के हवाले से, लेकिन उनकी ज़िंदगी के हक़ाइक़ के बारे में, उनकी ज़िंदगी, उनके बचपन के हवाले से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना ही इस पर किसी ने बात की होगी। लेकिन जो मैं बातें आज आपको बताने वाला हूं, उन्हें सुनकर आप बहुत हैरान होंगे। और भी मजीद खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम बात करेंगे माइक टायसन के हवाले से। मैं आपको बताता चलूं उस माइक टायसन के बारे में जिसे पूरी दुनिया एक बहुत ही कामयाब बॉक्सर समझती है, बहुत ही कामयाब इंसान समझती है, मालदार इंसान समझती है। दर हकीकत उसका बचपन बहुत ही दर्दनाक गुजरा, तकलीफों से भरा हुआ था, क्योंकि उसकी वालदा एक प्रोस्टिट्यूट थी और वालिद दलाल थे। सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन यह सच है। उनके वालिद जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, रोडों पर लड़ते झगड़ते और अपनी ही बीवी को दूसरों के आगे बेच देते थे। एक रात के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए। इस तरह से वो पैसा कमाते थे, लेकिन बच्चों की कोई परवाह नहीं थी। ये सारे बहन भाई इसी तरह से रोडों पर रुल खुल कर पले। जिस माइक टायसन के पास रहने के लिए घर नहीं था, सोने के लिए बिस्तर नहीं था, बचपन में खाने के लिए रोटी नहीं थी, जिंदगी रोडों पर ख्वार हो रही थी, वो माइक टायसन जवानी में मोहम्मद अली के बाद बॉक्सिंग की दुनिया का बेताज बादशाह बना। 80 और 90 की दिहाई में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने। अपनी जिंदगी में 3 शादियां की और 7 बच्चे पैदा किए। पहली शादी एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस के साथ की, लेकिन बदकिस्मती से वो शादी सिर्फ 2 माह ही चल पाई। उस एक्ट्रेस का इल्जाम था कि ये जहनी मरीज है, मुझे मारता है, मुझ पर बहुत जुल्म करता है। इसका बाद में इतराफ भी माइक टायसन ने किया और कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पंच वो था और जबरदस्त पंच वो था जो मैंने उस अपनी पहली बीवी को मारा था। बहरहाल उसके बाद 2006 में इन्होंने दूसरी शादी की और वो शादी भी 2 बच्चे पैदा करने के बाद टूट गई, मतलब 2 साल ही चल पाई। फिर इन्होंने 2009 में शादी की, वो शादी अब तक चल रही है। इन सारी बातों से भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि माइक टायसन से ये मलिक अब्दुल अजीज कैसे हुए। यानी कि बचपन इन्होंने क्रिश्चियनिटी में गुजारा, बचपन सारा, जवानी सारी क्रिश्चियन बन के गुजारी, लेकिन ये मलिक अब्दुल अजीज कब हुए और कैसे हुए? कुछ लोगों को लगता है कि इन्हीं चंद सालों में वो मुसलमान हुए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जानकर भी आप काफी हैरान होंगे कि 1991 में इन पर एक मिस ब्लैक थी अमेरिका की, उन्होंने इन पर इल्जाम लगाया था कि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, जबरदस्ती की है। लेकिन हकीकत ये थी कि ये दोनों एक होटल के कमरे में मौजूद थे और दोनों अपनी मर्जी से वहां पर रात गुजारते हैं। लेकिन वो कमरे से बाहर आने के बाद 9111 पर कॉल करती है और कहती है कि माइक टायसन ने मेरे साथ ज्यादती की है। माइक टायसन ये कहते हैं कि वो जो कुछ भी हुआ था हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ था। वो कम उम्र थी, 18 साल उनकी उम्र थी। उन्होंने इन पर इल्जाम लगाया कि इसने जोर जबरदस्ती मेरे साथ ये जो कुछ भी किया है ये मेरी इजाजत के बगैर किया है। लेकिन माइक टायसन का ये कहना था कि ये मेरे करियर पर धब्बा लगाना चाहती हैं। और उस वक्त माइक टायसन जब जेल में गए और जेल में जाने के बाद उन्होंने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ते हुए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन बाहर आने के बाद वो खामोश रहे। लेकिन एक दिन उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि मैं अब माइक टायसन नहीं हूं, मैं मुसलमान हो चुका हूं और मेरा नाम है मलिक अब्दुल अजीज। बचपन की जिंदगी, फिर माँ की जिंदगी, फिर बाप का रवैया, इन सारी चीजों को देखते देखते फिर जेल की जिंदगी गुजारी, इतने इल्जामात सहे, अपने कैरियर को तबाह होता हुआ देखा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस्लाम कबूल कर लिया। और बाहर आते ही उन्होंने ऐसी दे मार और 4.5 वाली फाइट्स की कि इन्होंने खूब नाम बनाया। और अब जो फाइट हुई उसमें भी बड़ा सबको हैरान किया। आप लोगों को शायद लग रहा हो कि ये एक आम सी फाइट थी, लेकिन हैरान कुन फाइट ये थी कि इन्होंने 8 राउंड पूरे खेले। 8 राउंड में इन्होंने बहुत जोरदार एक 27 साल नौजवान हैवी वेट चैंपियन बॉक्सर के मुक्के खाए और बर्दाश्त किया, उसको गिरे नहीं। जबकि आपको पता है कि एक भी मुक्का नॉकआउट होने के लिए काफी है। लेकिन 60 साल शख्स, मतलब 58 ईयर्स, 60 साल शख्स जो है, बूढ़ा शख्स, एक जवान के मुक्के खाते हुए 8 राउंड वहां पर बर्दाश्त करता है। और ये माइक टायसन के लिए बहुत बड़ा एजाज था। माइक टायसन का मुकाबला अगर जवानी में इस नौजवान लड़के के साथ होता तो शायद चंद सेकंड की गेम थी और वो इसको नॉकआउट कर देते। लेकिन अफसोस कि उसको फख्र उस वक्त महसूस हुआ जब वो खुद
शेर बूढ़ा हो चुका था। बहरहाल ये माइक टायसन की ज़िंदगी के हवाले से कुछ ऐसी फैक्ट्स थे, कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। बहरहाल इस बारे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं नुमान एजाज के बारे में। नुमान एजाज ने अभी रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं अपने बेटों से बहुत दूर हो चुका था। मैं अपने बेटों के लिए सिर्फ पैसा कमाने वाली मशीन था। मेरा और उनका इतना ही ताल्लुक था कि मैं उनको महंगे गिफ्ट देता था, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता था, इसलिए मेरे और मेरे बच्चों के दरमियान बहुत दूरी थी। मेरा उनका ताल्लुक सिर्फ इतना ही था कि जब मैं कभी उनके पास जाता तो उनको लगता था कि अब हमें महंगे गिफ्ट्स मिलेंगे, हमें टूर मिलेगा, और यही कुछ मेरा और उनकी ज़िंदगी का एक रिश्ता था। लेकिन आज से 6 साल पहले मुझे एहसास हुआ कि मैंने ज़िंदगी की दौड़ में, पैसे की दौड़ में, कामयाबी की दौड़ में अपने बच्चों से और अपने आपसे बहुत दूरी इख्तियार कर ली है। मतलब हमें जो रिश्ता होना चाहिए था, जो ताल्लुक होना चाहिए था, वो नहीं है। मेरे बच्चे मुझसे बहुत दूर हैं। तो इन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं अपना टाइम जो है वो बाकी लोगों को नहीं दूंगा, बल्कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। और आज से 6 साल पहले इनकी कोई भी ऐसी वीडियोस नहीं आती थी जो अब आप सोशल मीडिया पर देखते हैं। नुमान एजाज अपने बच्चों की सर की मालिश भी कर रहे होते हैं, अपने बच्चों के साथ खेल भी रहे होते हैं, टाइम भी गुजार रहे होते हैं। और उसकी वजह ये थी कि बच्चे रहते थे लाहौर में और ज़्यादातर ये कराची में शूटिंग कर रहे होते थे, कराची से बाहर की शूटिंग कर रहे होते थे और ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। लेकिन इनको एहसास हुआ कि मैंने अपने बच्चों को खुद से बहुत दूर कर दिया है। पहले इन्होंने ये सोचा हुआ था कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, किसी को क्या बनाना है, लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों को बिठाकर ये कहा कि भाई तुमने जो कुछ बनना है अपनी मर्जी से बनो, लेकिन जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारनी है। ये बात बहुत जबरदस्त है। चले देर से ही ख्याल आया। ऐसे ही जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाने के चक्कर में अपने बच्चों को खुद से बहुत दूर कर दिया। इंडिया के बहुत बड़े एक्टर हैं जिनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कहते हैं, जिनका नाम है आमिर खान, जिनकी बनाई हुई फिल्में बहुत ही कामयाब होती हैं और वो किसी अवार्ड के पीछे नहीं भागते। वो कहते हैं कि अवार्ड लेने जाने का टाइम मेरे पास नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज टाइम है, और अवार्ड लेने के लिए जाने के लिए जो वक्त ज़ाया होता है, मैं वो अपनी ज़िंदगी का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। वो शख्स क्या कहता है कि मेरे बच्चे मुझसे मशवरा नहीं लेते यार, मैं उनको कुछ बताना चाहूँ तो वो कहते हैं नहीं नहीं, आप जो सोचते हैं वो और तरह का है। वो शख्स जिससे मशवरा लेने के लिए बॉलीवुड के सारे ही एक्टर्स जो है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हर वक्त टाइम लेना चाहते हैं कि आमिर खान के पास बैठ के किसी तरह से हम मशवरा ले लें। वो शख्स खुद कपिल शर्मा के शो में बैठ के कह रहा है कि मेरे बच्चे मुझसे सलाह लेते ही नहीं है, मेरे मानते ही नहीं है, मुझे टाइम ही नहीं देते। देखिए जिंदगी में उस शख्स ने कितना कुछ कमाया, अपनी औलाद के लिए कमाया, खुद के लिए भी कमाया, लेकिन औलाद के लिए भी कमाया। लेकिन आज आप देख लें कि बच्चे उसको टाइम ही नहीं देते। कितनी नाकामी है। इसी तरह से आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत पैसा, दौलत, शोहरत कमाई, लेकिन आपने सोचा नहीं कि बच्चे आपके हाथ से निकल गए। और एक और हमारे सीनियर एक्टर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, भट्ट साहब, वो भी कहते थे कि मैंने जवानी में बच्चों को वक्त नहीं दिया, जवानी में मैंने अपने माँ बाप को टाइम नहीं दिया, आज मेरे बच्चे मुझे टाइम नहीं दे रहे। मेरे बच्चे कोई बाहर चला गया, कोई किधर चला गया, बुढ़ापे में मुझे अकेला छोड़ दिया। फिरदौस जमाल को देख ले, वो भी उम्र के इस हिस्से में आकर बिल्कुल तनहा हो गए, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है जो आपने अपनी औलाद को देना है। आप पैसे तो दे रहे हैं, चीजें दे रहे हैं, सहूलतें दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका वक्त भी बड़ा कीमती है। अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं, खुद से दूर ना करें। आज फिरदौस जमाल को देख लें और दुनिया में बहुत सारे कामयाब लोगों को देखें, बच्चे उनसे दूर हैं। बहरहाल इस बारे में आप क्या कहते हैं कि नुमान एजाज ने इस उम्र में आके ठीक फैसला किया, लेकिन अब उनकी अपने बच्चों के साथ दोस्ती बहुत है। और अक्सर मैं वीडियोस देखता हूं और मैं कहता हूं यार ये सिर्फ दिखावे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये वाकई नजर आने वाली अंडरस्टैंडिंग है। बहरहाल इस बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं फहद मुस्तफ़ा के बारे में। फहद मुस्तफ़ा ने बड़े कमाल किस्म का यार इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट दिया है, मुझे बड़ा मजा आया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में चाहे जितने मर्जी महंगे कपड़े पहन लूं, अरमानी पहन लूं, लुई विटॉन पहन लूं, कुछ भी पहन लूं, लेकिन इमाद इरफानी नहीं बन सकता। इमाद इरफानी को अल्लाह ताला ने जो खूबसूरती दी है, जो पर्सनालिटी दी है, भाई वो उसी पर जचती है। ये बड़ी हैरान कुन बात है, पता है आपको। वो कहते हैं कि मैं हमेशा से, इत्तेफाक की बात है कि जलन मैंने बनाया तो उसमें इमाद का करैक्टर निकल आया। उसके बाद मैंने
कभी मैं कभी तुम बनाने लगा तो उसमें भी इनका कैरेक्टर निकल आया। वो जो भी प्ले बनाते हैं, जो भी बड़ा ड्रामा बनाते हैं, उसमें इमाद इरफानी लाजमी होते हैं और वो कहते हैं कि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मजे की बात आपको बताऊं कि बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, साथ काम करते हैं, लेकिन कभी वो नहीं चाहते कि दूसरा जो हीरो है वो मेरे से ज्यादा अच्छा लगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं हमेशा अपने प्रोजेक्ट में देखता हूं कि जो दूसरा है ना वो मुझसे ज्यादा अच्छा और खूबसूरत लगे। और इमाद इरफानी वैसे ही बहुत खूबसूरत है, उसकी पर्सनैलिटी वाकई बड़ी जबरदस्त है। और मैं बड़ा हैरान हो रहा था फहद मुस्तफा के मुंह से ये बातें सुनते हुए। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई इमाद इरफानी की पर्सनालिटी फहद मुस्तफा से ज्यादा है? मुझे वैसे जाती तौर पर लगता है कि फहद मुस्तफा की जो फोटोजेनिक मतलब जो पर्सनालिटी है, मतलब कैमरे के सामने जो पर्सनालिटी है, वो इमाद इरफानी से बहुत ज्यादा है। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए फेस टू फेस तो वो इमाद इरफानी बहुत ग्रेसफुल, मतलब उनकी पर्सनालिटी है, वो ग्रेसफुल मैन है, बहुत जबरदस्त उनकी जो है ना पर्सनालिटी है। लेकिन वो जो बोलचाल होती है, बातचीत करने का अंदाज है, वो फहद मुस्तफा के पास उनसे कई गुना ज्यादा है। इमाद भाई नाराज ना होइएगा, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? आपको वाकई लगता है कि इमाद इरफानी जो है वो फहद मुस्तफा से ज्यादा ग्रेसफुल है? इसके बारे में तो आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं झूठे और मक्कारों के बारे में, फेक वीडियोस बनाने वालों के बारे में। रजब भट्ट के हवाले से बात करते हैं तो रजब भट्ट के हवाले से आपको बताते चलें कि इनकी अक्सर कोई ना कोई ऐसी स्क्रिप्टेड और फेक किस्म की वीडियो सामने आती रहती हैं, फेक व्लॉग सामने आते रहते हैं। लेकिन अभी जो फेक व्लॉग सामने आया वो ये है कि उन्होंने दिखाया ये था कि नदीम नानी वाले की आंखों पर पट्टी बांधकर उनको सरप्राइज देते हैं कि उनकी गाड़ी के ऊपर रैप करवाया हुआ है, बहुत जबरदस्त स्टिकर लगवाए हैं। वो खुश होता है, होए क्या जबरदस्त ये वो। लेकिन वो किसी ने वीडियो लीक कर दी कि जब वो रैप हो रहा था उसके ऊपर वो जो कवर लग रहा था, स्टिकर लग रहे थे, उस वक्त वो नानी वाला सामने खड़े होकर मशवरे दे रहा था, एंज कर दे इनू, एंज ला दे इंदू, एंज ला दे। लेकिन जब वो उन्होंने व्लॉग बनाया था तब लोग ये समझ रहे थे कि बड़ा बहुत जबरदस्त सरप्राइज दिया है। और वो जो रैप होता है वो बड़ा महंगा होता है, 4-5 लाख 3 लाख इतने का हो जाता है एक गाड़ी के ऊपर। अगर बहुत अच्छा आप करवाते हैं 5-6-10 लाख तक होता है। लेकिन उन्होंने ये शो किया था कि मैं सरप्राइज दे रहा हूं, क्योंकि एक वीडियो में उनके वो जो है ना वो गाड़ी से उन्होंने उतारा भी था और उनको तंग भी किया था। ये सारा स्क्रिप्टेड गेम जो है वो सामने आया तो लोगों ने काफी हेट दिया उनको। अभी पिछले दिनों आपको पता है रजब भट्ट पर एक और भी इनकी एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें ये टिकटॉक पर लड़कियों को गालियां दे रहे थे। तो लोगों को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा रजब भट्ट इतना अच्छा बनता है और टिकटॉक पे जाकर लड़कियों को इतनी माँ बहन की गंदी गालियां दे रहे हैं। वो वीडियो शायद आप लोगों ने देखी होगी और वो काफी वायरल हुई थी। तो रजब भट्ट को वहां भी बहुत ज्यादा हेट मिला था। लेकिन दुख मुझे उस वक्त हुआ जब रजब भट्ट की बहन ने मतलब व्लॉगिंग छोड़ दी सिर्फ इस बात पर कि लोग उनको बुरा भला कहते हैं। मुझे ये नहीं कि मतलब वो कोई अच्छा काम कर रही थी या इस तरह से। उनका एक पॉइंट बहुत ज्यादा लोगों ने पकड़ा, वो ये पॉइंट था कि जिस तरह से लोग उनके पास आते थे वो प्रमोशन कर देती थी कि भाई की वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्या नाम है आपका, ऐसे नाम पूछती थी और कर देती थी। और ये बड़ापन था, मतलब एक खुद वो यूट्यूब की बड़ी स्टार है और उनके घर के आगे कोई आता है और बात करता है और वो बताता है कि मैं ये हूँ और वो उनकी वीडियोस को मतलब प्रमोट कर देती हैं, बात कर लेती हैं, जो बहुत बड़ापन था। लेकिन इसी चीज़ को लेके इन्हीं बातों को लेकर उनको बहुत ज़्यादा हेट मिला, उनका मजाक उड़ाया गया और आखिरकार उन्होंने मतलब व्लॉगिंग छोड़ दी। अभी पता नहीं दोबारा स्टार्ट की है या नहीं की है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता था तब तक तो वो छोड़ चुकी थी। और रजब भट्ट भी कह रहे थे कि ए लोगों ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਲੋ और भैन मेरी 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सड़ियाँ ਗੱਲਾਂ। तो बात यह है कि यार देखें फैमिली व्लॉगिंग के बारे में तो बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, लेकिन ये जो एक्टर्स हैं मतलब ये अपनी बीवियों को लाकर किसी और के साथ भी सीन करवा लेते हैं। मतलब कोई और सीन कर रहा है, रोमांटिक सीन भी कर रहा है। सैयद नूर साहब हो गए और बड़े बड़े एक्टर हो गए, उनकी बीवियां हो गई, उन पर कोई बात नहीं करता। सिर्फ फैमिली व्लॉगिंग के हवाले से ही क्यों बात होती है? देखिए मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन समझदार लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। एक्टर्स जो अपनी फैमिली को शोज में लेकर आते हैं, बच्चे का अलग बजट होता है, बीवी का अलग बजट होता है और साथ में जो साली आई होती है उसको अलग से पेमेंट मिल रही होती है, खुद को अलग से पेमेंट मिल रही होती है, सब चीज़ें अलग अलग हो रही होती हैं। लेकिन उसके बावजूद
बदनाम जो है वो सिर्फ फैमिली व्लॉगिंग को किया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों है, इस बारे में बहरहाल आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखें, जो लोग आना चाहते हैं उनको नहीं आना चाहिए, लेकिन जो कर रहे हैं उनको आप इतना बुरा क्यों साबित कर रहे हैं कि एक तरफ लड़की जो है वो फिल्म में आइटम सॉन्ग कर रही है, उसको कुछ नहीं कहा जा रहा। एक वो लोग हैं जो अपनी फैमिली के साथ व्लॉग्स बनाते हैं, बातें कर रहे होते हैं। मतलब एक तो वो लोग हैं ना जो बेडरूम के अंदर घुस जाते हैं और बेडरूम के अंदर की बातें कर रहे होते हैं, एक वो कैटेगरी है। एक वो लोग हैं जो शुगर लगाते हैं, अपने माँ बहन भाई बैठे हुए गप्पे लगा रहे हैं और दुनिया देख रही है उनको। इसको इतना ज्यादा हेट क्यों मिलता है? मतलब एक तरफ आप देखते हैं कि यार गंदी फिल्में और गंदे सीन्स करने वालों को लोगों ने छोड़ दिया और फैमिली व्लॉगिंग वालों को इतना बदनाम करके रख दिया। मतलब समझ से बाहर है। इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा और उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।